वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं शिवम शुक्ला, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में। 2024 की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। होम साइंस के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा यह वीडियो। आपको बता दूं, जब आप बीए थर्ड सेमेस्टर में होते हैं, यानी बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, तो आपको पढ़ना होता है उन्नत पोषण और मानव विकास। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। उन्नत पोषण के बारे में आपको जानना होता है और मानव विकास के बारे में आपको पढ़ना होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो इन प्रश्नों को एकदम से आप रट लीजिएगा। ओके, आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ये प्रश्न जो है पिछले आप देखिएगा वर्षों में पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो उसमें अधिकतर विश्वविद्यालयों में यही प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है या फिर परीक्षाएं आपकी लिखित हो रही, दोनों दृष्टियों से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और कोई दिक्कत की बात नहीं है। बड़े ही आसान तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कैसे कैसे प्रश्न आएंगे और उनके उत्तर को आपको कैसे लिखना है। आइए चर्चा करते हैं। एक बार फटाफट सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें। क्लियर, चले। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, स्तनपान छुड़ाने के लिए दिए जाने वाले आहार क्या कहलाते हैं? स्तन त्याग आहार, पूरक आहार या परिपूरक आहार या फिर ये सभी आहार? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो स्तनपान छुड़ाने के लिए जो आहार दिया जाता है उस आहार को बोलते हैं स्तन त्याग आहार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, नवजात मतलब जो नवजात शिशु होता है उसकी हृदय गति होती है, कितनी होती है? तो 140 या 120 से लेकर के 140 मिनट प्रति मतलब मिनट होती है। एक मिनट में 120 या 140 बार धड़कता है हृदय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु के रक्त में हीमोग्लोबिन की सांद्रता की सांद्रता तक होती है, कितने तक होती है सांद्रता? बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। जन्म के समय शिशु के रक्त में हीमोग्लोबिन की जो सांद्रता होती है वो लगभग 25 से 30 ग्राम प्रति 110 मिली में। अगर 110 मिली रक्त आप देखेंगे तो उसमें 25 से 30 ग्राम जो होगा वो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि 0.12 माह के शिशु को कैल्शियम की आवश्यकता होती है, कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? अगर कोई जो है 0.12 माह के शिशु को कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, शिशु के जन्म के तुरंत बाद मां के स्तनों का पहला जो श्रवण होता है वो क्या कहलाता है? तो शिशु के जन्म के तुरंत बाद मां के स्तनों का पहला श्रवण जो होता है उसी को कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। कोलेस्ट्रम में प्रोटीन की मात्रा परिपक्व दूध में पाई जाती है, बताएं। अधिक पाई जाती है परिपक्व दूध से। जैसे कोलेस्ट्रम जो होता है, जैसे जब एक प्रकार से आप जब बच्चा जन्म लेता है उसके तुरंत बाद जो माँ के स्तन में दूध होता है उसी को कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसमें ज़्यादा पाया जाता है। तो जो बाद में दूध आता है माँ के स्तन में, उसमें खास करके अगर बात की प्रोटीन की मात्रा जो होती है, कोलेस्ट्रम में प्रोटीन की मात्रा परिपक्व दूध में एक प्रकार से अधिक पाई जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी कोलेस्ट्रम में प्रोटीन की मात्रा जो होती है परिपक्व दूध से अधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। पशु के दूध में एवं डैश की सांद्रता बहुत अधिक होती है। पशु के दूध में प्रोटीन एवं पशु के दूध में प्रोटीन एवं कैल्शियम की या प्रोटीन एवं खनिज की सांद्रता जो होती है अधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों होगा इसका, ठीक है। यहाँ पर आप भर देंगे प्रोटीन, यहाँ पर आप भर देंगे खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, पशु के दूध में किसकी मात्रा कम होती है? बताएं। पशुओं के दूध में किसकी मात्रा कम होती है? प्रोटीन की, कैल्शियम की, वसा की, लैक्टोज की, किसकी मात्रा कम होती है? तो देखिए, पशुओं के दूध में प्रोटीन की मात्रा एक प्रकार से प्रोटीन की मात्रा या वसा की मात्रा कम होती है। आप देखेंगे गाय के दूध में वसा की मात्रा कम होती है और भैंसों के दूध में उससे थोड़ी अधिक होती है। तो करेक्ट आंसर आपका सी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है।
अच्छा, लैक्टोज की मात्रा भी थोड़ी बहुत उसमें कम पाई जाती है, हालांकि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, शिशु को स्तनपान किस तरह कराना चाहिए, बताएं। शिशु को स्तनपान किस तरह कराना चाहिए, फटाफट से आप बताएंगे। तो समय के अनुसार जो है उसको दूध पिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, घड़ी के समय अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं। तो 2 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसके 20 दांत लगभग निकल आते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, शैशवावस्था में रक्तचाप होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो एक प्रकार से सामान्य या कम हो सकता है, शैशवावस्था में रक्तचाप कम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए। 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए, फटाफट से आप बताएंगे। तो उनको तरल आहार देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं, तो रोग रोधन क्षमता या रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए फटाफट से देखने का प्रयास करते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि जो है एगमार्क का पूरा नाम क्या है। एगमार्क चूंकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक प्रकार से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो एगमार्क के बारे में आपसे प्रश्न पूछेगा तो वो एक प्रकार से मानकीकरण का एक चिन्ह होता है एगमार्क, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं किशोरावस्था के दौरान, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, प्रोटीन, कैल्शियम, लोहा, जस्ता, विटामिन, इन सभी की मात्रा कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें तो आपसे पूछी जाती है, मतलब पूछा जाता रहता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। किशोरों में, किशोरियों में कैसे कैसे क्या खाना चाहिए, नाश्ते में क्या लेना चाहिए। तो नाश्ते में आप कई प्रकार की चीज़ें लेते हैं। जैसे अगर बात की जाए जो है बड़ा लंबा एक प्रकार से एक दिन में चार्ट आपको समझा दूंगा कि भाई किशोरों को कैसा खाना चाहिए, अनाज में कितने ग्राम खाना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, पूरी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं। अगर कैलोरी की बात की जाए तो किशोरों में खास करके अगर आप देखेंगे, किशोरों में अगर देखिएगा आहार की आवश्यकता है किशोरियों में, तो कैलोरी लगभग आप देखते 2060 ग्राम के आसपास, मतलब कि केसीएल के आसपास कैलोरी, यानी प्रोटीन 65 ग्राम, वसा 22 ग्राम 13 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। कैल्शियम 600 mg और लोहा 28 mg, विटामिन ए की मात्रा लगभग 600, और थायमीन 1 mg, विटामिन B12 2 mg, विटामिन सी जो है 40 mg, इस प्रकार से दिया जाता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नरम जल में किसकी मात्रा कम होती है, बताएं। नरम जल में किसकी मात्रा कम होती भैया। तो नरम जल में नमक और रेत दोनों की मात्रा कम होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भोजन दूषित नहीं होते हैं। भोजन दूषित नहीं होते किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, या फफूंदी के द्वारा, या खमीर के द्वारा, या भोजन तैयार करने में स्वच्छता के द्वारा। बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। प्रश्न है कि भोजन जो है दूषित नहीं होते हैं, भोजन तैयार करने में स्वच्छता के द्वारा भोजन दूषित नहीं होते। अगर भोजन तैयार करते समय आप साफ सफाई रखेंगे तो भोजन आपका दूषित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खाद्य और कृषि संगठन जिसको आप FAO बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1945। इसकी स्थापना हुई थी क्यूबा में, सॉरी क्यूबेक में। क्यूबेक पड़ता है कनाडा का एक शहर है क्यूबेक, वहीं पर इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय स्थित है FAO का, ये मुख्यालय इसका रोम में, मतलब रोम में स्थित है। रोम कहाँ पर पड़ता है भैया, इटली में पड़ता है रोम, तो वहीं पर इसका मुख्यालय स्थित है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और जब ये संगठन बनाया गया था, खाद्य और कृषि संगठन, इसकी स्थापना जब करी गई 1945 में, 1945 में, तो इसमें 194 देश के सदस्यों ने भाग लिया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह इनमें से कौन सा है। देखिए ISI तो अलग है, USI अलग है, इसके अलावा और भी चीज़ें जो हैं वो अलग हैं। जो प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह है, तो खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह जो होता है FPO होता है। यहाँ पर EPO लिखा है, यहाँ पर गलत है ये,
यहाँ पर कर लीजिएगा FPO। एफ माने होता है फूड, पी माने होता है प्रोडक्ट और ओ माने होता है ऑर्डर। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों का एक प्रकार से मानक चिन्ह है FPO। FPO की स्थापना 1955 में हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व इनमें से कौन सा है? सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व जो है वो विटामिन होते हैं। विटामिन हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उनको भगाते हैं, यानी रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। कौन? विटामिन करते हैं। क्लियर। और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा देती है और मोटापा बढ़ाती है। भोजन जो होते हैं ये सब देते हैं, भोजन में विटामिन, वसा, खनिज लवण, जल ये सभी विद्यमान होते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण या विटामिन? तो ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। खनिज लवण और विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और प्रोटीन टूट फूट की मरम्मत करता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वयस्कों में प्रोटीन की आवश्यकता शरीर भार के प्रति किलोग्राम पर कितना होता है? बताएं। वयस्कों में प्रोटीन की आवश्यकता शरीर भार के प्रति किलो मतलब कि कितने, अगर आप मान लेते हैं कि 70 किलो के हैं, अगर आप 70 किलो के हैं तो आप 70 किलो मतलब 70 ग्राम प्रोटीन यूज कर सकते हैं। 70 ग्राम प्रोटीन जो है आप ले सकते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 1 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 13 से 14 वर्ष के किशोर को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? बताएं। 13 से 14 साल के बच्चों को एक दिन में कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो लगभग 2450 कैलोरी की आवश्यकता होती है किशोरों और किशोरियों को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। किशोरियों को थोड़ा कम, किशोरों को थोड़ा ज़्यादा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक? तो पोषण जो होता है मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। रोटी, कपड़ा, मकान जो है ये प्राथमिक आवश्यकता ही है। क्लियर। और पोषण जो होता है ये भोजन के द्वारा ही संभव है। अगला प्रश्न है, परिवार में प्रौढ़ों का आहार होना चाहिए कैसा? चटपटा, तला भुना या पौष्टिक तत्वों से युक्त या फिर महंगा? तो जो प्रौढ़ लोग हैं, प्रौढ़ लोग मतलब कि जैसे कि जो 18 से लेकर के 45 साल के व्यक्ति हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्हीं को प्रौढ़ बोलते हैं। तो उनके लिए भोजन जो होता है पौष्टिक तत्वों से युक्त होना चाहिए एकदम से। पौष्टिक तत्व कौन कौन से हैं? 6 पौष्टिक तत्व हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट आपका, ठीक है, एक है कार्बोहाइड्रेट, एक है प्रोटीन, ठीक है, एक है आपका वसा, क्लियर, एक है आपका विटामिन, ठीक है, और एक आपका कौन सा है? एक आपका है खनिज लवण, ठीक है, क्या है? खनिज लवण एक है आपका, ठीक है, खनिज लवण में कैल्शियम, पोटेशियम ये सब चीज़ें आ जाती हैं। क्लियर। और एक आपका है जो लास्ट वाला है वो है जल। तो इन सभी की मात्रा जो है अगर भोजन में परिपूर्ण होगी, सभी समन्वयात्मक रूप से आपको मिलेगी, तभी एक प्रकार से आप अच्छा कर पाएंगे। चाहे आप शारीरिक काम कर रहे हैं, चाहे आप मानसिक काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के काम के लिए इन 6 पोषक तत्वों की आवश्यकता, पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता आपके भोजन में होगी, तभी आप अच्छे तरीके से आपके शरीर का विकास होगा, आपके मस्तिष्क का विकास होगा, आपका चौतरफा विकास होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भोजन में पोषक तत्वों की कमी से क्या होता है? तो भोजन में पोषक तत्वों की कमी से कुपोषण हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? कुपोषण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आरंभिक कल्पनात्मक पक्ष। प्रश्न क्या है? आरंभिक कल्पनात्मक भय डैश की आयु तक समाप्त हो जाते हैं। तो आरंभिक कल्पनात्मक जो भय होते हैं 12 वर्ष तक की आयु के बाद में बच्चों में समाप्त हो जाते हैं। जो कल्पना सोच सोच करके बच्चे डरते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा उसका। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बताइएगा। बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो होता है परिवार का वातावरण। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हो। अच्छा, विकास की गति सबसे तीव्र
किस अवस्था में होती है? तो किशोरावस्था में सबसे अधिक विकास होता है, चाहे शारीरिक विकास की बात की जाए, चाहे और भी चीज़ों की बात की जाए। लड़कों और लड़कियों की तुलना में अधिक परिपक्वता कब आती है? किशोरावस्था में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लड़का है और कौन व्यक्ति लड़की है। मतलब दोनों का चूंकि शारीरिक जो एक प्रकार से ढांचा है उसमें बदलाव आने लगता है किशोरावस्था तक आते आते। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है अधिक क्रियाशील, क्या है प्रश्न भैया? प्रश्न है अधिक क्रियाशील प्रौढ़ महिला को आवश्यकता होती है, बताइए। अधिक क्रियाशील प्रौढ़ महिला को, यानी कि एक प्रौढ़ महिला जो कि 18 से 45 वर्ष के बीच की है और वो एक प्रकार से काम भी करने वाली है, शारीरिक काम, तो उसको कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 2925 कैलोरी की आवश्यकता होती है ऊर्जा की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रौढ़ावस्था की अवधि मानी जाती है, बताएं। प्रौढ़ावस्था की अवधि 18 से 45 या 20 से 45 वर्ष मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। जंतुओं में जल की उपस्थिति कितने प्रतिशत होती है, बताएं। जंतुओं में जल की उपस्थिति कितने प्रतिशत होती है भैया? तो लगभग 60% होती है जंतुओं में जल की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है, बताएं। ईंधन का कार्य कौन सा जो है काम करता है भाई मानव शरीर में? प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होता है टूट फूट की मरम्मत करता है, विटामिन रोगों से रक्षा करता है। जल जो होता है ये भी हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करता है और जल हर मामले में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। लेकिन ईंधन का काम जो करता है वो कार्बोहाइड्रेट करता है, जो कि ऊर्जा शरीर को प्रदान करता है। जिस प्रकार से मोटरसाइकिल में जब आप फ्यूल डालते हैं, मतलब कि फ्यूल मतलब ईंधन, जैसे जब भी आप कोई मोटर कार या कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप देखते हैं स्टार्ट होता है तो डीजल, पेट्रोल या सीएनजी वगैरह जो भी आप डालते हैं उससे चलता है ना। तो ठीक इसी प्रकार से अगर कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा शरीर को नहीं मिलेगी तो व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, व्यक्ति चल फिर भी नहीं पाएगा अगर उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो शरीर में मानव शरीर के ईंधन के रूप में कार्य करता है कौन? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, बताएं किसने कहा था? बालक का मस्तिष्क जो होता है कोरा स्लेट होता है, इसको कहा था प्लेटो ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बालक का मन कोरा कागज होता है, यह कथन किसका है? यह कथन कहा था रूसो महोदय ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है, बताइएगा। कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो केसीन जो है वो दूध में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है, बताएं। जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना या भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना या पचाने की क्रिया को सरल बनाना या भोजन का स्वाद बनाना। तो आहार में लवण का जो मुख्य उपयोग होता है वो होता है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब होता है HCl। HCl जो होता है वो कैसे बनता है? अभी मैं नमक और पानी अगर मिलाएंगे तो HCl मिलेगा। नमक का सूत्र क्या होता है? Na कितना होता है? NaCl होता है क्या? नहीं, NaOH। क्या होता है? नमक का सूत्र ये होता है, नहीं, सोडियम क्लोराइड। नमक का सूत्र होता है आपका NaCl और पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। अब इसका जब क्रिया करेंगे तो Na और क्या हो जाएगा? Na के साथ क्या हो जाएगा? NaOH। ये बन जाएगा आपका एक मतलब नाइट्रोजन, मतलब कि क्या बोल जाएंगे इसको? इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका हो जाएगा NaOH। प्लस में क्या होगा? यहाँ का Cl बच रहा है और यहाँ पर एक H बच रहा है, क्योंकि एक H हमने यहाँ पर ले लिया है, एक O ले लिया जल का। तो यहाँ पर क्या बचेगा? H, एक तो ये यहाँ का H और एक ये पूरा Cl आपका यहाँ पर क्लोराइड। तो HCl बनेगा तब जब आप नमक और पानी को मिलाएंगे, नमक और पानी को गर्म करेंगे, नमक और पानी को मिलाएंगे तो कौन सा तत्व बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनती है। क्लियर? केमिस्ट्री में आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इंटर में। तो जब ये नमक जो होता है, लवण जो होता है आहार में जाता है तो पानी भी होता है अंदर, तो उससे मिल करके क्या बनाता है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे।
एक कार्यशील महिला को एक दिन में या प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो एक कार्यशील महिला को 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता एक दिन में होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रौढ़ व्यक्ति के लिए पौष्टिक तत्वों की मांग निर्भर करती है क्रियाशीलता पर, शारीरिक विकास पर, आर्थिक विकास पर या मनोवैज्ञानिकता पर? फटाफट से आप बताएंगे। प्रौढ़ व्यक्ति के लिए पौष्टिक तत्वों की मांग जो होती है वो क्रियाशीलता पर निर्भर करती है, कितना काम करता है उसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नाक्टूरिया कहा जाता है, नॉक्टूरिया कहा जाता है रात्रि के समय अधिक मूत्र उत्सर्जन को बोलते हैं नाक्टूरिया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, वृद्धावस्था में होने वाली समस्याएं कौन कौन सी हैं? सॉरी, बताइए। वृद्धावस्था में होने वाली समस्याएं इनमें से कौन कौन सी? देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों से कम मात्रा में हार्मोन्स का स्रावण भी होता है वृद्धावस्था में। आधारीय चयापचय दर में कमी भी आ जाती है, भोजन पाचन में भी दिक्कत होती है, नाड़ी संस्थान में परिवर्तन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। उपरोक्त तो सभी समस्याएं जो होती हैं वृद्धावस्था के दौरान की ही हैं। वृद्धावस्था की पोषणीय आवश्यक तत्व में आपको कैलोरी, प्रोटीन, वसा, इन सभी की मात्रा एक प्रकार से ठीक ठाक होनी चाहिए। और वृद्धावस्था में अस्थियां जो होती हैं कठोर भी हो जाती हैं, सरल हो जाती हैं, ढीली भी पड़ जाती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और वृद्धावस्था में सबसे अधिक आवश्यकता जो होती है वो किसकी होती है? वो होती है भैया किसकी? कार्बोहाइड्रेट की, पोषक तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की। ताकि एक प्रकार से वृद्धावस्था, अच्छा लवण की भी आवश्यकता होती है वृद्धावस्था में। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। और वृद्धावस्था में सेवन अगर आपको कम करना चाहिए तो वसा का सेवन बहुत कम करें, जितना ज़्यादा कम हो सके उतना ज़्यादा सेवन कम करें। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्योंकि अगर वृद्धावस्था में आप वसा का अधिक सेवन करेंगे तो मोटापा बढ़ जाएगा और आपके लिए बहुत दिक्कत होगा फिर। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, किशोरावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? तो 50 ग्राम के आसपास प्रोटीन लेनी होती है। किशोरावस्था में कैलोरी यानी ऊर्जा की मांग लगभग 2450 KCl होती है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आसानी से आप पढ़ते रहें। ठीक है, चलें। प्रश्न है, विटामिन डी प्राप्त होता है, बताएं कहाँ से प्राप्त होता है विटामिन डी भैया? विटामिन डी जो होता है सूर्य के प्रकाश से ही प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। विटामिन डी जो होता है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। किससे? सूर्य के प्रकाश से। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इन चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत बाद में ना आए आपको। ठीक है, चले अगला प्रश्न है। प्रश्न, शिशु को 2-3 माह के होने पर, जब बच्चा 2-3 माह का हो जाए तो उसके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होती है, बताएं। तो शिशु को 2-3 माह के होने पर उसके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो आवश्यक होती है वो सूर्य का क्या आवश्यक होती है भैया? विटामिन सी बहुत आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की मतलब विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। ये सब बात ध्यान रखें। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग यानी रिकेट्स होता है। क्लियर, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, संपूर्ण पूरक आहार होते हैं, फटाफट से आप बताएंगे संपूर्ण पूरक आहार क्या होते हैं? बताइएगा सभी लोग। संपूर्ण पूरक आहार जो होते हैं, तरल पूरक भोज्य पदार्थ, ठोस पूरक भोज्य पदार्थ या ठोस पूरक भोज्य पदार्थ, मसला हुआ, ये सभी संपूर्ण पूरक आहार में ये सब आते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वैसे पूछे आपसे संपूर्ण पूरक आहार क्या है तो आप बताएंगे दूध जो होता है वो संपूर्ण पूरक आहार होता है। अगला प्रश्न, दूध, फलों का रस, मछली के यकृत का तेल पूरक आहार हैं, बताएं। ये तरल पूरक आहार में आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शिशुओं को मसला हुआ भोज्य पदार्थ खिलाना चाहिए, बताएं। शिशुओं को मसला हुआ भोज्य पदार्थ कब खिलाना चाहिए? जब बच्चे 7-8 महीने के हो जाएं तब उनको ऐसा खिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लैक्टोज इंटॉलरेंस कहलाती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक प्रकार की समस्या होती है, दूध ना पचने की बीमारी है एक प्रकार से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल होता है ये, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है सेब में, चावल में, नींबू में, गाजर में। तो विटामिन ए जो होता है गाजर में अधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? आयोडीन की कमी से क्या होता है भैया? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे किशोरावस्था में परिवर्तित या परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में शारीरिक विकास के क्षेत्र में परिवर्तन होता है खूब ज़्यादा, आत्मनिर्भरता की अवस्था के क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है किशोरावस्था के दौरान, ठीक है। तो दो उपयुक्त दोनों अवस्थाओं में परिवर्तन, मतलब किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सब प्रकार के परिवर्तन अपने चरम पर होते हैं, बिल्कुल। आगे देखिए तूफान और तनाव की अवस्था, बिल्कुल किशोरावस्था को ही तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है ग्रामीण जन सहभागिता कार्यान्वयन हुआ, फटाफट से आप बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न है ग्रामीण जन सहभागिता कार्यान्वयन कब हुआ, यानी इसका शुरुआत कब हुई इसका ग्रामीण जन सहभागिता की? तो इसकी शुरुआत 1960 से शुरू हुई है, 1960 से, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे ग्रामीण जन सहभागिता के जन्मदाता कौन है? तो ग्रामीण जन सहभागिता के जन्मदाता हैं रॉबर्ट चैम्बर, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है प्रसार कार्यक्रम स्थिति उद्देश्यों समस्याओं तथा समाधानों का प्राकथन है, यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताएंगे। प्रसार कार्यक्रम स्थिति उद्देश्यों समस्याओं तथा समाधानों का प्राकथन है, यह कथन है केल्सी और हार्ने का, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कार्यक्रम नियोजन की एक परिभाषा दी है गर्ग महोदय ने। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें कार्यों की विधियों की रूपरेखा इस प्रकार व्यवस्थित की जाती है जिससे कार्य कुशलता से संचालित हो सके, ये विचार गर्ग महोदय का है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न मापन की प्रक्रिया है आंशिक अनुपातिक गत्यात्मक या पूर्वकालिक? तो मापन की प्रक्रिया जो है ये आंशिक होती है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। मूल्यांकन का आधार स्तंभ क्या है? मूल्यांकन का आधार स्तंभ शिक्षण उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन और अधिगम अनुभव, ये सब मूल्यांकन के आधार स्तंभ हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपयुक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में प्रसार शिक्षा क्या होती है? प्रसार शिक्षा जो होती है औपचारिक शिक्षा होती है एक प्रकार की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रसार कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया में आता है। प्रसार कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया में तथ्यों का एकीकरण आता है, एकत्रीकरण, परिस्थितियों का विश्लेषण और समस्याओं की पहचान करना, ये सब प्रसार कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपयुक्त तो सभी चीजें आती हैं। अगला प्रश्न है नागरिक के मौलिक अधिकार अच्छा जीवन अच्छी नागरिकता, ये उद्देश्य है किसका? ये सब मौलिक उद्देश्य, बिल्कुल ये सब मौलिक उद्देश्य ही होते हैं नागरिक के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मूल्यांकन के प्रकार हैं, बताएं मूल्यांकन के प्रकार। संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन, ये दो प्रकार है मूल्यांकन के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन के चरण है, फटाफट से आप बताएंगे। मूल्यांकन के चरण है उद्देश्यों का निर्धारण करना सबसे पहली बात, फिर अधिगम क्रियाओं का आयोजन करना, उसके बाद में मूल्यांकन करना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तो सभी चरण जो है मूल्यांकन के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूल्यांकन के प्रकार हैं। मूल्यांकन देखिए लिखित मूल्यांकन भी होता है, मौखिक मूल्यांकन भी होता है और साक्षात्कार मूल्यांकन यानी इंटरव्यू जो होता है वो भी एक मूल्यांकन का ही प्रकार है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ये सब मूल्यांकन के ही प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, इसी प्रकार से आपको और भी वीडियोस मिलती रहेंगी। ओके आगे बढ़ा जाए भाई, फटाफट से आप एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से आपको भी वीडियोस मिलती रहें और आप आसानी से चीज़ों को जानते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें, ठीक है। अच्छे तरीके से आप अगर आप जानेंगे तभी कोई चीज़ हो पाएगी और अच्छे तरीके से, मतलब कहने का मतलब है कि वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप देख लेंगे तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और बहुत ही बारीकी से आप लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे हर एक चीज़ को। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? फटाफट से आप बताएंगे। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर को 1946 में, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए सी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, यूनिसेफ का उद्देश्य क्या है? यूनिसेफ का उद्देश्य था कि माँ और बच्चों की रोगों से रक्षा की जाए, माँ तथा बच्चों के उचित पोषण की व्यवस्था की जाए और बच्चों को शिक्षित भी किया जाए। ये सारे उद्देश्य यूनिसेफ के हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी उद्देश्य हैं यूनिसेफ के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यूनिसेफ के क्या कार्य हैं, फटाफट से आप बताएंगे। यूनिसेफ का कार्य क्या है? देखिए, बालकों का कल्याण करना, बिल्कुल ये भी कार्य है। मातृ कल्याण करना, बच्चों और माताओं की रक्षा और विकास के लिए आवश्यक आवश्यक मतलब आवश्यक भी है एक प्रकार से। यूनिसेफ ये सब कार्य होते हैं, इन सभी के मतलब यूनिसेफ के कार्य ये सब हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड जिनेवा में है डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। ये बात भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहता है। अगला प्रश्न है, भारत में निरक्षरता उन्मूलन के लिए, निरक्षरता को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये 15 से 35 वर्ष के निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए 5 मई 1988 ईस्वी को भारतीय निरक्षरता उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई थी 1988 में, 5 मई को। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले हुई 1970 में। इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले हुई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कहाँ पर हुआ? सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग जो हुआ सैन्य संबंधित कार्यों के लिए किया गया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले एआरडी द्वारा सरकारी और बड़ी निजी संस्थाओं के लिए सार्वजनिक कर दिया गया, तो 1985 से ऐसा किया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इसका पूरा मतलब फुल फॉर्म होता है WWE का, WWW का, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब जो आप लोग सर्च करते हैं www.com, ये जो बोलते हैं, ये एक इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी, इसका आविष्कार हुआ था 1990 ईस्वी में। कहीं कहीं पर आपको 1989 भी मिलेगा। टिम बर्नर्स ली ने किया था, ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं ये, इन्होंने किया था इसकी स्थापना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता? इनमें से देखिए, परिपक्वता, स्वास्थ्य और प्रेरणा ये भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले हैं, जबकि ऊंचाई और वजन ये भाषा को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते भाषा के विकास को, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? बताइएगा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं जीन पियाजे के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के मतलब जीन पियाजे का बाल विकास सिद्धांत जो है आधारित है, वो संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था क्या है? तो इनकी जो दूसरी अवस्था है वो है पूर्व संचालन चरण, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत विकास की मूल नींव किसके काल में रखी गई? फटाफट से आप बताएंगे। शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व विकास की मूल नींव जो रखी गई है वो शैशवावस्था में रखी गई है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटोर, सामाजिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक विकास शामिल है। ये भाषा कौशल, ऑप्शन नंबर इसका और क्या शामिल है? तो और भाषा कौशल शामिल है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? तो देखिए, विकास संयोगों का परिणाम है, ये बिल्कुल गलत बात है। विकास में व्यक्तिगत अंतर होता है, अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग विकास होता है, बिल्कुल ठीक बात है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, एक पूर्व अनुमान मतलब पूर्व अनुमेय भी है ये, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ये संयोगों का परिणाम बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विकास का क्या अर्थ होता है? विकास का अर्थ होता है व्यक्ति के अंतर्गत अंतर्निहित लक्षणों का खुलासा होना, उसी को विकास बोलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूर्व बाल्यावस्था में
अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 के आसपास होती है। ये सब प्रश्न पिछले वर्ष 2023 में पूछे गए। जितने प्रश्न अभी भी मैंने बताए आपको, वो सारे के सारे प्रश्न 2023 की परीक्षाओं में पूछे गए अलग 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 विश्वविद्यालयों में। इन प्रश्नों को एकदम से आप रट लीजिएगा। ऐसे ही प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और अब की बार पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। प्रश्न है भैया क्या? प्रश्न है किशोरावस्था की अवस्था, बताए किशोरावस्था की अवस्था नहीं है इनमें से, बताएं। तो प्रौढ़ावस्था जो है वो किशोरावस्था की अवस्था नहीं है, बाकी आरंभिक किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, ये किशोरावस्था की अवस्थाएं हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है किसके अनुसार, किसने कहा था? तो इसको कहा था स्टेनली हॉल महोदय ने 1904 ईस्वी में एक कथन कहा था कि किशोरावस्था जो थी तूफान और तनाव की अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन से, लड़कियों में वया संधि अवस्था होती है। लड़कियों में वया संधि अवस्था जो होती है 11 से 13 वर्ष के आसपास होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वया संधि मतलब एक प्रकार से कि एक मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना वया संधि कहलाती है। आगे देखिएगा, प्रश्न किस अवस्था को समस्याओं की आयु कहा जाता है? समस्याओं की आयु जो कहा जाता है किशोरावस्था को कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में लगातार पूछा गया, 2017, 18, 19, 20 सभी में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस अवस्था में समाजीकरण टोली के माध्यम से होता है? समाजीकरण टोली के माध्यम से होता है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में जो होता है विकास जो होता है क्रीड़ा समूह में होता है। बच्चे दोस्त होते हैं, एक दूसरे के साथ खूब खेलते हैं, तो उस समय उनका समाजीकरण होता है। अगला प्रश्न है, समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है, फटाफट से आप बताएंगे। समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन से नहीं है? देखें, गरीबी, विघटित परिवार, माता पिता की अभिवृत्तियां, इनमें से कोई नहीं। तो समायोजन को प्रभावित करने वाला जो कारक है इनमें से कौन सा नहीं भैया? इनमें से कोई कारक जो नहीं है जो कि समायोजन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कारक नहीं है आपसे पूछ रहा है ना, समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन सा नहीं है? तो भाई देखिए, इनमें से सारे कारक ऐसे हैं जो कि समायोजन को प्रभावित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, दिवा स्वप्न अवस्था किस आयु से प्रारंभ होती है? तो दिवा स्वप्न अवस्था जो होती है वो किशोरावस्था से प्रारंभ होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किशोरावस्था के प्रमुख संवेग हैं। किशोरावस्था के प्रमुख संवेग क्या क्या हैं? जो इमोशन होते किशोरावस्था में, वो जैसे क्रोध, प्यार, स्नेह, भय, ईर्ष्या, ये सब किशोरावस्था में आपको मतलब आप जान जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की समस्याएं हैं, बताइएगा। किशोरावस्था की समस्याएं कौन सी हैं? शारीरिक समस्याएं बहुत सारी होती हैं, संवेगात्मक समस्याएं, व्यावसायिक समस्याएं भी इस समय होती हैं, इसीलिए इसको तूफान और संवेग की अवस्था कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन है, मतलब सबसे कठिन अवस्था है, यह कथन किसका है? किशोरावस्था जीवन की सबसे कठिन अवस्था है, यह कथन कहा था क्रिल पेट्रिक महोदय ने, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। देखें, गरीबी, विघटित परिवार, माता की अभिवृत्तियां, या इनमें से कोई नहीं। तो समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक में खास करके आप देखते हैं इनमें से कोई नहीं आप लगा सकते हैं, क्योंकि विघटित परिवार, गरीबी और माता पिता की अभिवृत्तियां, ये सब आपके समायोजन को प्रभावित करती हैं, आप कैसे होंगे इसको प्रभावित करती हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, समायोजन को, बताइएगा सभी लोग भाई, फटाफट से आप बताएंगे। समायोजन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो समायोजन को प्रभावित नहीं करता है? देखिए, गरीबी समायोजन को प्रभावित करती है। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ को करना चाह रहा है तो उसको भाई प्रभावित करती है, गरीबी करती है। विघटित परिवार अगर है तो भी आप सही तरीके से अपने आप को मैनेज या सही तरीके से अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। माता पिता किस विचारधारा के हैं, किस कैसी अभिवृत्तियाँ उनकी है, तो इनमें से कोई नहीं आप लगा देंगे। ये समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कोई नहीं। ये सारे के सारे कारक ऐसे हैं जो कि समायोजन को प्रभावित करते हैं कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो लगा देंगे इनमें से कोई नहीं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में कौन सा संवेग बहुत ही ज्यादा होता है? क्रोध का, भय का, ईर्ष्या का, या फिर प्रेम और स्नेह का? बताइएगा सभी लोग। किशोरावस्था के दौरान
सबसे ज़्यादा तीव्रतर जो संवेग होता है वो कौन सा होता है? देखिए संज्ञानात्मक विकास किशोरावस्था में खूब होता है। जैसे आप देखते हैं भविष्य के प्रति जागरूकता आपको इसी समय जाननी होती है, बुद्धि का अधिकतम विकास भी इसी समय होता है, सामाजिक कार्यों में आप रुचि भी यदि इसी समय लेते हैं, भाषा ज्ञान और शब्द भंडार में वृद्धि होती है और यौन विषयों में ज़्यादा रुचि आप लेते हैं, प्रत्ययों का निर्माण होता है, स्वतंत्र पठन का विकास होता है, समस्या समाधान की योग्यता आपके अंदर आती है, निर्णय लेने की योग्यता आती है, रुचियों का विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, अस्थायी स्मृति का विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का विकास होता है, अमूर्त चिंतन आपके अंदर आने लगते हैं। तो ये सब प्रकार तमाम प्रकार की चीज़ों का विकास जो होता है आपको इसी समय होता है किशोरावस्था के दौरान। ठीक है, तो किशोरावस्था जो है निश्चित तौर पर ये एक ऐसी अवस्था है, तूफानों की अवस्था है, तूफान और तनाव की अवस्था है किशोरावस्था। ठीक है, क्योंकि किशोरावस्था की कई सारी समस्याएं भी होती हैं। किशोरावस्था में आप देखते हैं चूंकि बच्चा जब खास करके स्वतंत्रता की मांग करता है इसी समय, अब मतलब उस पर अगर उसके पिताजी उसको डांटते तो उनसे झगड़ा भी करता है इसी समय, स्थिरता और समंजन की समस्या इस समय होती है, विरोधी मनोभावों की समस्या, प्रबल जिज्ञासा, हर एक चीज़ को जानने की इच्छा उसके अंदर होती है, आत्मगौरव की समस्या होती है, आत्मनिर्भरता की समस्या, कल्पनाशील क्रियाओं की समस्या, व्यवसाय को चुनने की समस्या, नैतिक और सामाजिक मूल्यों को समझने की समस्या, नाना प्रकार की समस्याएं इस समय बच्चों में उत्पन्न होती किशोरावस्था के दौरान। तो किशोरावस्था जो है उसके वो तूफान और तनाव की अवस्था कही जाती है। आपको बता दूं कि किशोरावस्था जो होती है वो एक प्रकार से आप देखते हैं किशोरावस्था को समस्याओं की आयु और समस्याओं की अवस्था भी कहा जाता है। और इस अवस्था में जहाँ स्वयं किशोर बालक और बालिकाएं अपने परिवार, विद्यालय, स्वास्थ्य, मनोरंजन, भविष्य, यौन आदि से संबंधित समस्याओं से जूझते हैं, वहीं उनके माता पिता, संरक्षक, अध्यापक, समाज और राष्ट्र के लिए भी वे एक समस्या ही बने होते हैं। बच्चों को अगर इसी समय आप बना पाएंगे तो बना पाएंगे, नहीं इसी समय बिगड़ जाते हैं बच्चे किशोरावस्था के दौरान। तो किशोरावस्था जो होती है उस दौरान बच्चे में शारीरिक विकास तो अपने उफान पर होता ही है। ठीक है, इसके अलावा भाषा का विकास, हर एक विकास मैंने आपको बताया था, आपको मैं भी पूरा एक लंबा एक प्रकार से भी सुनाया आपको कह करके कि भाई ये चीज़ों का विकास होता है। तो किशोरावस्था मुख्य रूप से 12 या 13 साल से लेकर के 18 साल की अवस्था जो होती है किशोरावस्था की अवस्था कहलाती है। और इस समय बच्चे का इतना विकास होता है, हर मामले में विकास होता है, बच्चे का डील डोल बढ़ता है, शरीर वरीर बढ़ती है इसकी। ठीक है, लड़कों लड़कियों में फर्क यहीं से आरंभ हो जाता है। लड़कों में मूछ दाढ़ी जमने लगती है, स्त्रियों में आप लड़कियों में आप देखते हैं उनके शारीरिक वृद्धि, शरीर अलग होने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बालक और बालिकाओं में भी अंतर आपको देखने को मिलता है। इसी समय बालक और बालिकाएं एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट भी होते हैं अधिक मात्रा में किशोरावस्था के दौरान ही, अपने माता पिता की बातों को नहीं सुनते हैं और इस प्रकार से उनका मन पढ़ने में अगर लग जाता है इसी समय तो अच्छे निकलते हैं, अच्छा काम करते हैं आगे। अगर इसी समय उनका ध्यान अलग बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय संघर्ष की अवस्था भी कही जाती है इसको, चूंकि क्या होता है किशोरावस्था के दौरान कि बच्चों के अंदर इतना ज़्यादा संवेग जूझ रहे होते हैं, इतना ज़्यादा इमोशंस होते हैं, प्यार वाले इमोशन भी होते हैं, झगड़ा वाले इमोशन भी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मार धाड़ भी करते हैं इसी समय बच्चे, मतलब 18 साल के आसपास के बच्चे जो होते हैं झगड़ा खूब करते हैं, किसी की बात को सुनते नहीं हैं। और खास करके प्रेम के भाव भी होते हैं इसी समय, ईर्ष्या के भाव भी होते हैं, जलन, इन सभी के भाव बहुत ज़्यादा होते हैं, अपने तीव्र पर होते हैं। क्लियर? तो किशोरावस्था में कौन सा संवेग सबसे ज्यादा तीव्रतर होता है, प्रश्न ये पूछा गया है। तो किशोरावस्था के दौरान सबसे अधिक जो तीव्रतर संवेग होता है वो होता है प्रेम और स्नेह का। बच्चे जो होते हैं इस दौरान प्रेम में ज़्यादा रुचि लेते हैं। बच्चे एक प्रकार से स्कूल में पढ़ते हैं, प्रेम करते हैं, चाहे वो अपने मित्रों को लेकर के हो और चाहे वो एक प्रकार से खास करके मतलब कि लड़के लड़कियों का प्रेम भी होता है, लड़के लड़कों का प्रेम। तो इस प्रकार से एक दूसरे को चाहने का प्रेम, मतलब कई प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो प्रेम और स्नेह का संवेग जो होता है इस समय तीव्रतर होता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है किशोरावस्था में समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो किशोरावस्था में समायोजन को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनमें से आप देखते हैं कि समायोजन को जो प्रभावित करते हैं उसमें गरीबी भी समायोजन को प्रभावित करती है। अगर गरीब घर का किशोर बच्चा है तो बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा, भाई देखेगा कि जो है उनके यहाँ का लड़का जो है वो समोसा टिकिया खा रहा है स्कूल में, वो उसके पास 1 रुपये भी नहीं कि वो टॉफ़ी बिस्कुट भी खरीद कर खा ले। तो फिर वो दिक्कत में आ जाता है, परेशान होता है कि भाई हमारे माता पिता भी कमाते होते तो आज हम भी ऐसे खाते। कुछ बच्चे होते हैं जो कि समायोजन कर लेते, कुछ बच्चे समायोजन नहीं कर पाते हैं।
विघटित परिवार अगर आपका है, घर में झगड़ा लड़ाई खूब होती है तो आपकी पढ़ाई पर उसका असर पड़ता है। ठीक है। माता पिता और बच्चे का आपसी संबंध अगर ठीक ठाक है तो बच्चा अच्छा पढ़ता है, ठीक ठाक संबंध नहीं है, जैसे जो शहरों के माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को बहुत प्यार से स्कूल भेजते हैं। मतलब बताते हैं कि भैया ये लो 100 रुपया ले लो, कोई काम पड़ेगा तो खा पी लेना। गाँव वगैरह में स्कूल जब भेजते थे हम लोगों को हमारे पिता होता जी, चल स्कूल जाए खे, तो सवेरे नहाए धोए चल स्कूल, अब बिना नहाए स्कूल नहीं जाए खे, पहली बात। दूसरी बात ही नहीं देते कि हाँ लियो 10 रुपया धरे रहो का खाए लो, कहूँ मिल जाते रही तो अपना खवाए दें तुरंत फट से, रुपया नहीं अपना खवई है, रुपया ना दे हैं। मतलब कि गांव के बच्चों में क्या होता है कि अगर रुपया दे देवो तो बिगड़ जे हैं बच्चे, तमाकू माकू खाए लागत रहे। गांव वगैरह में जानते हो कौन प्रकार की व्यवस्था होती, तो ऐसे क्या होता है कि जो गांव के माता पिता होते हैं अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम वाला भाव नहीं होता है। सवेरे उठो तो भैंस वगैरह बांधो, दौड़ के इधर जाओ, फिर चला जाओ कहीं पर गन्ना वन्ना कटत है तो उधर निकल जाओ, गेंद लावे ताकि जो है भैंस को खाने के लिए कुछ चारा हो जाए। शाम का स्कूल से पढ़ के आओ तो चरी काटे, जिसको बोलते चरी समझ रहे हैं ना, तो जो सीड्स होती हैं मतलब जो भैंस खाती हैं, तो उसको काटने के लिए निकल जाओ। स्कूल से आओ तो फिर घास वगैरह काटो जा करके, वो सब काट करके आओ, तब जा करके फिर शाम मीटिंग में बैठो पढ़ने। अब जब पढ़ने हम लोग बैठते थे उस समय, जब मैं पढ़ता था, मैं आपको बताऊं हमारे घर में लाइट भी नहीं हुआ करती थी और घर भी ठीक ठाक नहीं था। मतलब एक कमरा वैसे 2 कमरा बना हुआ था और बाकी सब छपरा उपरा थे। तो उसमें क्या होता था कि जो है जब तेल लाने हम लोग जाते थे, पहले मिट्टी का तेल मिलता था, कोटेदार जो होते थे वो तेल दिया करते थे। तो जब कोटेदार तेल देते थे तो जो बड़े लोग होते थे, जो धनी लोग होते थे गांव के या फिर कहीं के लोग, तो उनको 5 लीटर तेल मिलता था, 10 लीटर तेल दे देते थे। लेकिन जो गरीब लोग होते थे जैसे हम लोगों को, तो अगर हम लोग जाते थे तेल लाने मिट्टी का तेल तो 3 लीटर हम लोगों को देते थे और एक महीना उसी 3 लीटर तेल में चलाना होता था। तो एक ढबरी जलती थी, ढबरी समझ रहे हैं ना, एक कोई बोतल होती थी, कोई मतलब तो सिरप की बोतल मान लेते हैं, सिरप कोई आई या कोई टॉनिक वगैरह या सिरप की वगैरह कोई दवाई की बोतल है, शीशी, ठीक है, कांच की, तो उसको ऐसे माता जी हमारी क्या करती थी, उसको ऐसे उठाती थी, उसको साफ वगैरह करती थी निरमा उरमा लगा करके, फिर उसके बाद में फिर ऐसे करके वो जो ऐसे होती नहीं शीशी, तो उसी में ढक्कन वगैरह लगा करके ढक्कन में छेद कर करके उसमें कपड़े की जो बाती होती थी डाल देती थी और उसी में जो है मिट्टी का तेल भर देती थी यहाँ तक। अब मिट्टी का तेल उसमें रहता था और धीरे धीरे वो ढिबरी जला करती थी, तो एक ढिबरी जलती थी ताकि एक महीने तक जो है उसको चलाना होता था। और बाकी उजाले की कोई व्यवस्था पहले हुआ नहीं करती थी। हम लोग जब तक 12 तक पढ़े, कक्षा 12 तक आपको बता दूं, तब तक ढिबरी और लालटेन से पढ़े। कक्षा 12 में पहुंचे तो लालटेन वालटेन आ गई थी। मतलब घोर गरीबी हुआ करती थी पहले तो। और उस जमाने में क्या होता था कि भाई ढिबरी ही चलती थी, तो अगर आपका सामाजिक वर्चस्व भी उतना ज़्यादा नहीं तो आपको कोई सहायता वगैरह करने के लिए कोई नहीं होता था। आप पढ़ रहे हो बस पढ़ते चले जाओ। अब अच्छा हम लोग पढ़े उस दौरान हमारा घर भी बन रहा था, ऐसी स्थिति में एक प्रकार से उसमें लेवरई भी, मतलब हम लोग क्या करते थे खुद ही, चूँकि एक मिस्त्री हो जाते थे उसी में सब कुछ हो जाता था। हालांकि ये सब बातें अलग की हैं। तो उस प्रकार से क्या होता है, गरीबी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है आपके समायोजन में। अब इसी गरीबी में बहुत सारे बच्चे अगर काम करते करते पढ़ लिख गए तो फिर आगे बहुत आगे बढ़ जाते हैं। अगर वो पढ़ लिख नहीं पाए हैं तो एक प्रकार से वो बेचारे बहुत नीचे ही चले जाते हैं। नीचे ही चले जाने का मतलब ये नहीं है कि भाई मतलब पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं कि बहुत ऊंचा हो जाना, मतलब दूसरे काम में जैसे कि ईंटा गारा देते रह जाते हैं और उसके बाद में और भी तुम्हारे सारे काम करते हैं। जैसे उस दौरान भी हम लोगों ने पढ़ाई बंद नहीं की, हम 4 भाई थे, चारों लोग पढ़ते ही रहे, पढ़ाई बंद नहीं की हम लोगों ने। ठीक है। और आज आप लोगों के जो है कृपा से अब सभी लोग ठीक ठाक हैं, सब कुछ व्यवस्थित हो चुका है। ठीक है। तो किशोरावस्था में समायोजन को प्रभावित करने में गरीबी, विघटित परिवार और माता पिता और बच्चे के आपसी संबंध भी ठीक ठाक होने चाहिए। ये सब प्रभावित करते हैं, आपसे नंबर डी लगा देंगे। उपयुक्त सभी चीज़ें प्रभावित करती हैं बच्चे को। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं कि जो ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये सब बच्चों को बहुत अधिक प्रभावित करती है। और गांव वगैरह में कोई अपने बच्चे को ये नहीं, अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे तो मारे जाएंगे, डंडा उठता था इतना मोटा मोटा और तुरंत जो है 4-6 डंडा पर जात रहा, तो जाना पड़ता था दौड़ के, मतलब जबरदस्ती। हम लोग स्कूल नहीं जाते थे पहले, कामनो काम कर ले पापा हमें काम बताए दो हम स्कूल ना जा पाए, पहले ऐसे होता था। कक्षा 9 तक ऐसे हम जो है स्कूल नहीं जाते थे। मम्मी से कही, मम्मी पापा से कह दो कि स्कूल ना जा पाए, आज आज ना जाए दो स्कूल, एक दिन छोड़ दो ऐसे। तो फिर मतलब बड़ी वो समय का मामला कुछ। आज के बच्चे तो स्कूल जाने के लिए अगर उनको रोक दो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो समय बहुत ज़्यादा बदल चुका है। अगला प्रश्न है, लड़कियों की वया संधि अवस्था क्या होती है?
तो वह संधि अवस्था 11 से 13 वर्ष की अवस्था होती है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था के प्रमुख संवेग हैं। किशोरावस्था के प्रमुख संवेग क्या है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। किशोरावस्था के प्रमुख संवेग हैं जैसे प्यार और स्नेह, भय और क्रोध, ईर्ष्या, ये सब किशोरावस्था के संवेग हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लगाव का सिद्धांत दिया। लगाव का सिद्धांत किसने दिया है, तो बॉल्बी महोदय ने दिया है लगाव का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉल्बी महोदय का सिद्धांत कौन सा है, लगाव का सिद्धांत। ओके, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। आमतौर पर किस आयु में किशोरावस्था समाप्त हो जाती है, तो आमतौर पर 18 वर्ष की अवस्था तक किशोरावस्था समाप्त हो जाती है और उसके बाद में प्रौढ़ावस्था प्रारंभ हो जाती है। ये बात ध्यान रखेंगे। किशोरावस्था 12 से 13 वर्ष से शुरू होती है और 18 साल तक चलती रहती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है, बौद्धिक, अनुभवात्मक, संवेगात्मक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानसिक विकास अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है, बताएं। मानसिक विकास जो होता है अपनी प्रारंभिक अवस्था में जो होता है वो एक प्रकार से इनमें से किसी टाइप का नहीं होता है, ना बौद्धिक, ना संवेगात्मक, ना अनुभवाक मतलब अनुभवात्मक। इसमें से किसी प्रकार का विकास नहीं होता है मानसिक विकास अपनी प्रारंभिक अवस्था में। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है प्री गैंग अवस्था कहलाती है। प्री गैंग अवस्था क्या कहलाती है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरा बाल्य मतलब किशोरावस्था या पौगंडावस्था। प्री गैंग अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, किशोरावस्था में कौन सा संवेग तीव्र होता है, बताइएगा। किशोरावस्था में कौन सा संवेग बहुत ही तीव्र होता है, क्रोध का, प्रेम का या भय का, या फिर डी में दिया है ए और बी दोनों का, बताइए। ए यानी क्रोध और प्रेम दोनों का। तो किशोरावस्था में क्रोध और प्रेम दोनों की जो होता है वो तीव्र होता है, क्योंकि आप देखते हैं किशोरावस्था के दौरान बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आती है और बहुत ज़्यादा प्रेम भी करने का इच्छा होती है, ठीक है। अगर जो है प्रेम हुआ तो बहुत ही घनघोर प्रेम होता है, अगर क्रोध हुआ तो बहुत ही एक प्रकार से उच्च मतलब की दिक्कतें, मतलब बहुत ज़्यादा एक प्रकार से क्रोध होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ईड ईगो सुपर ईगो को परिभाषित किसने किया। ईड ईगो सुपर ईगो को परिभाषित किया सिगमंड फ्रायड ने। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है सिगमंड फ्रायड का, ये बात ध्यान रखेंगे, बड़े फेमस विद्वान है ये, मनोवैज्ञानिक है सिगमंड फ्रायड। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बाल विकास सिद्धांत के अनुसार बालक का किस अवस्था में शरीर एवं मन पर नियंत्रण नहीं रहता है, बताइएगा। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बचपनावस्था या बाल्यावस्था। तो बाल विकास सिद्धांत के अनुसार बालक जो होता है वो बचपन अवस्था में शरीर और मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, प्रश्न है बाल विकास के सही अनुक्रम क्या है। देखिए, सबसे पहले आपका होता है गर्भावस्था, उसके बाद में होता है बचपन अवस्था, फिर बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व बाल्यावस्था का लक्षण नहीं है, बताइएगा। उत्सुकता की भावना, विरोधी व्यवहार या यौनिक परिपक्वता या ईर्ष्या की भावना। तो पूर्व बाल्यावस्था का लक्षण क्या नहीं है, यौनिक परिपक्वता जो होता है पूर्व बाल्यावस्था में नहीं आती है। बाकी उत्सुकता की भावना, विरोधी व्यवहार, ईर्ष्या की भावना खूब होती है। पूर्व बाल्यावस्था में अगर एक बच्चे का खिलौना आप दूसरे बच्चे को दे देंगे तो मार हो जाएगी, बहुत झगड़ा करेंगे, ठीक है। विरोधी व्यवहार होता है बहुत ज़्यादा, उत्सुकता की भावना खूब ज़्यादा होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे आपसे, परेशान हो जाते हैं माता पिता इस समय। यौनिक परिपक्वता इस समय नहीं आती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण की अवस्था है, इनमें से बताएं। संक्रमण की अवस्था, शैशवावस्था, वृद्धावस्था, किशोरावस्था या फिर बाल्यावस्था। तो संक्रमण की अवस्था वो है किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है, जीवन की सुनहरी अवस्था निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, बाल्यावस्था को या गर्भावस्था को। फटाफट से आप बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जीवन की सुनहरी अवस्था, बाल्यावस्था को जीवन की सुनहरी अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संवेग का उदाहरण है, बताएं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संवेग का उदाहरण है, घृणा, विरक्ति, क्रोध या फिर आत्म अभिमान।
तो प्राथमिक संवेग का उदाहरण जो है वो है घृणा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विकास प्रक्रिया में संवेगों का विकास अति महत्वपूर्ण है, यह विचार निम्नलिखित में से किसका है? फटाफट से आप बताएंगे। विकास प्रक्रिया में संवेगों का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कथन कहा था हरलॉक महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या है? हाँ, प्रश्न है जिन संवेगों से विकर्षण पैदा होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन संवेगों से विकर्षण पैदा होता है उन संवेगों को हम लोग तटस्थ संवेग कहते हैं। क्या बोलते हैं? तटस्थ संवेग। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है संवेगानुभूति में कौन सा तंत्र या कौन तंत्र अधिक सक्रिय होता है? शारीरिक तंत्रिका तंत्र या बलकुट या अनुकंपी तंत्र या सह अनुकंपी तंत्रिका तंत्र? बताएंगे फटाफट से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, बलकुट के स्थान पर आप कर लीजिएगा हाइपोथैलेमस या स्वायत्त मतलब स्वायत्त तंत्र। तो संवेगानुभूति में जो तंत्र होता है वो हाइपोथैलेमस यानी कि स्वायत्तता तंत्र जो होता है, हाइपोथैलेमस जो होता है वो एक्टिव होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइपोथैलेमस यहाँ पर लिख दीजिएगा, हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो ये प्यार वगैरह वाली मामला होता है वो हाइपोथैलेमस ही एक्टिव होता है। जब आप किसी लड़की को या किसी लड़के को देखते हैं या देखती हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसको जो कहते हैं कि प्यार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो अगर आप किसी को 9 10 12 सेकंड तक देख लेते हैं एक तक, तो फिर उससे क्या होता है, हाइपोथैलेमस आपका एक्टिव हो जाता है। तो उससे क्या होता है, आपका हाइपोथैलेमस तंत्र जो होता है वो एक प्रकार से एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, और ऐसी स्थिति में फिर आपको लगने लगता है कि भाई उससे हमारा कुछ संबंध था या है, या ऐसे प्रकार की आप सोचने लगते हैं। तो वही होता है संवेगानुभूति। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संवेग का द्वितारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? हिलगार्ड, वाटसन, सेस्टर, सिंगर या फिर शेरमैन? फटाफट से आप बताएंगे। तो संवेग का द्वितारक सिद्धांत जो दिया गया है वो सेस्टर सिंगर के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि बच्चे भालू को देख करके भाग जाते हैं और इसीलिए कि वे डर जाते हैं, यह कथन किस सिद्धांत से रिलेटेड है? तो ये सिद्धांत है जेम्स लागे सिद्धांत से रिलेटेड है कि बच्चे भालू को देख करके इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं। भालू थोड़ा डरने वाला, मतलब देखेंगे तो लगेगा कि भाई डरने वाला है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसी प्रकार से वीडियोस को देखते रहें। ठीक है, और भी मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि केवल एक ही मॉडल पेपर आपको दूंगा, और भी मॉडल पेपर दूंगा और आसानी से आप पढ़ेंगे। विधिवत तरीके से आपको जानकारी इकट्ठा होनी है। ठीक है, प्रश्न है किसी नई वस्तु का निर्माण कहलाता है सृजनात्मकता, अभिरुचि, अभिवृत्ति या फिर वृद्धि बुद्धि? तो किसी नई वस्तु का निर्माण जो होता है उसको सृजनात्मकता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बताइएगा। अच्छा, सृजनात्मकता परीक्षण का एक प्रकार से कई मामलों में लगता है, जैसे आकृति परीक्षण, पूर्ति परीक्षण, प्रश्न पूछना और अनुमान लगाना, समानांतर रेखा परीक्षण, ये सब सृजनात्मकता परीक्षण है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया था 2023 की परीक्षा में कि कौन सा सृजनात्मक परीक्षण है? ऑप्शन ए दिया गया था आकृति पूर्ति परीक्षण, बी दिया गया था प्रश्न पूछना या अनुमान लगाना, ऑप्शन सी दिया गया था समानांतर रेखा परीक्षण, और ऑप्शन डी दिया गया था उपरोक्त सभी। तो आप क्या लगाते? उपरोक्त सभी। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से गुण सृजनात्मक बालक के नहीं हैं? देखिए, समायोजन क्षमता होती है सृजनात्मक बालकों में, निर्णय लेने की क्षमता भी होती है और एकाग्रता भी इनमें होती है। रूढ़िवादिता के ये पक्षधर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सृजनात्मक बालक के अंतर्गत रूढ़िवादिता बिल्कुल भी नहीं होती है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से, मॉडलिंग से या फिर अनुकरण से? तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सृजनात्मकता जो है अभिसारी चिंतन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रुचि होती है जन्मजात
या अर्जित या फिर दोनों। तो कुछ रुचियां जो होती हैं अर्जित की जाती हैं, मतलब आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे ये चीज़ें आप खुद ही अर्जित करते हैं, खुद ही डिसाइड करते हैं। जैसे एक बार अगर आप कोई चीज़ खाएं और आपको अच्छी ना लगे तो दोबारा आप उसको नहीं खाते हैं। ऐसा नहीं कि पैदा पैदा होते ही आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है कोई चीज़ बुरी लगती है, आप ये पैदा हुए तभी से आपको ये चीज़ें पता है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं होती है। ये मतलब जो रुचियां होती हैं, जो इंटरेस्ट होता है वो अर्जित किया जाता है, वो आपके हिसाब से ही होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, क्रो एंड क्रो का, सर्फी का या मैकडूगल का? क्रो एंड क्रो हस्बैंड वाइफ हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? ये कथन वुडवर्थ का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, परीक्षा में आपके पूछा गया है। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग जो किया था वो किया था किस पर भैया? बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था 1913 ईस्वी में। जो इन्होंने किया था बिल्ली पर प्रयोग। हालांकि बिल्ली के अलावा मुर्गी पर, मछली पर और चूहे पर भी प्रयोग किया था थॉर्नडाइक महोदय ने, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था थॉर्नडाइक महोदय ने। अच्छा, आप प्रश्न पूछा कि पावलाव ने किस पर प्रयोग किया था? तो पावलाव ने 1927 में प्रयोग किया था किस पर? कुत्ते पर प्रयोग किया था। किसने? पावलाव महोदय ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। किसने? पावलाव महोदय ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। अच्छा, चिंपैंजी पर प्रयोग किसने किया था? चिंपैंजी नामक मतलब चिंपैंजी एक बंदर था, उसका नाम था सुल्तान। सुल्तान नाम के बंदर पर प्रयोग किया था किसने? कोहलर महोदय ने। किसने किया था भैया? कोहलर महोदय ने। किसने किया था? कोहलर महोदय ने किया था, चिंपैंजी बंदर पर प्रयोग किया था। ठीक है, उसका नाम था सुल्तान। बूढ़ा बंदर था वो, और तमाम सारे बंदर थे, सभी लोग एक कमरे में बैठे हुए थे, मतलब तमाम सारे बंदर को एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसमें एक बूढ़ा सुल्तान बंदर था। तो और उसी कमरे में एक बेंच भी रखी थी और पंखे पर ऊंचाई पर केले का दर्जन लटका हुआ था, केला लटका हुआ था। अब सारे बंदर कूद कूद करके उस केले को पकड़ रहे थे, लेकिन उस केले के ऊपर छलांग उनकी नहीं जा रही थी, मतलब केला इतना ऊंचाई पर था कि वो नहीं पकड़ पाते। तो सुल्तान नामक बंदर देखता गया कि भाई ये सारे के सारे जो बंदर हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं भी नहीं पहुंच पाऊंगा। तो उसने उपाय सूझा, देखा कि भाई कोने में कमरे में एक टेबल रखा हुआ है। बंदर गया, टेबल उठाया और टेबल पर खड़ा होकर के फिर छलांग लगाता है और फिर उसके बाद में वो केले को पा लेता है। तो ये यहाँ पर सूझ का सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत ये उसके अंदर आ गया। ठीक है, तो चिंपैंजी पर प्रयोग किया था कोहलर महोदय ने। और रही बात कबूतर पर, तो कबूतर पर प्रयोग किया था स्किनर महोदय ने। स्किनर महोदय ने चूहों पर भी प्रयोग किया है और कबूतर पर भी प्रयोग किया है। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिएगा, ऐसे मनोवैज्ञानिक प्रयोग कर रहे थे, मतलब मनोवैज्ञानिक प्रयोग हैं ये, पशु पक्षियों पर करके पता लगाया जाता है कि किस तरीके से किसी को बंद कर दो और खाना, मतलब कि कैसे निकलेगा कमरे से, भूख लगी होगी तो खाने की व्यवस्था कैसे करे, खाना पास में रखा हुआ है शीशे की जार में, देख ला खाना। ठीक है, तो वो प्रश्न है, अभिप्रेरणा किस प्रकार, मतलब किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? अभिप्रेरणा पर या मोटिवेशन पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो भौतिक संरचना का प्रभाव नहीं पड़ता है अभिप्रेरणा पर, बाकी आवश्यकता, वातावरण और जन्मजात, ये मोटिवेशन पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से? देखिए, सृजनात्मकता किसी भी काम में मौलिकता होती है, बिल्कुल ठीक है। सृजनात्मकता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है, बिल्कुल चिंतन आवश्यक होता है इसमें, तो गलत हो गया ये। सृजनात्मकता किसी पूरा किए गए काम का नया परिणाम है, बिल्कुल ठीक बात है। ये ए और सी सही है, जबकि बी वाला जो दिया गया है वो गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सही नहीं है पूछा गया तो बी ऑप्शन, ठीक है, यही सही नहीं है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अधिगम उत्पाद का नहीं है, बताएं। अधिगम का उत्पाद नहीं है इनमें से। क्षमता, ज्ञान, परिपक्वता। क्षमता, ज्ञान, परिपक्वता जो होती है ये अधिगम के द्वारा, अधिगम माने होता है सीखना, लर्निंग बोलते हैं अधिगम को अंग्रेजी में। तो अधिगम से क्षमता का विकास होता है, ज्ञान का विकास होता है और परिपक्वता का भी विकास होता है, भौतिक संरचना का विकास नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखिएगा, प्रश्न है, तर्क के प्रकार हैं। तर्क देखें, निगमनात्मक तर्क होते हैं, आगमनात्मक तर्क भी होते हैं। तो ए और बी दोनों प्रकार के तर्क हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, कि मध्यम रूप से सक्रिय और औसत वयस्क की दैनिक आहार आवश्यकता लगभग है, कितनी होती है भाई? 2500 किलो कैलोरी होती है। मध्यम रूप से सक्रिय और औसत वयस्क व्यक्तियों की दैनिक आवश्यकता जो होती है आहार की, उसमें लगभग कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है ऊर्जा की। तो इस प्रकार से
आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और आप लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से हर एक प्रश्नों को जाना, समझा और परखा। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। और भी मॉडल पेपर आपको मिलेगा, लिखित मॉडल पेपर की तैयारी हो रही, जल्दी आपके स्क्रीन पर लिखित मॉडल पेपर आएगा। और एक सजेशन आपको और देना चाहूँगा, बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं तो 2023 में जो मॉडल पेपर हमने दिए हैं उन मॉडल पेपर को आप जरूर देख लीजिएगा, वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।